हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग लेकर के आए हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट यानी जो प्रवेश परीक्षा 2025 का होना है, उससे विज्ञान से महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को, और यह हम लोग को टारगेट लेकर के चलना है कि इस बार जो परीक्षा होंगे उसमें विज्ञान की इस प्रकार तैयारी होगी 20 में 20 प्रश्न गेन करें, ताकि हमें डाइट पीटीसी या बाइट जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ एडमिशन मिल सके। आइए हम लोग एक एक करके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। सवाल नंबर 1 है हमारे स्क्रीन पर कि विलियन का सबसे प्रमुख गुण कौन सा है। विलियन जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसका सबसे जो प्रमुख गुण है उसमें से इन ऑप्शंस में से कौन होगा। तो जी हाँ बच्चों, इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि विलियन का जो सबसे प्रमुख गुण है वह होता है उसका समांग होना। समांग विलियन किसको कहते हैं? तो समांग विलियन उसको कहते हैं जिसमें जैसे हम लोग चीनी और पानी का घोल तैयार करते हैं जिसे शरबत के रूप में जानते हैं, तो वहाँ पर चीनी के कण पानी में इस प्रकार से घुल जाते हैं कि वो दिखते नहीं हैं, तो ये समांग विलयन है। जैसे दूध और पानी का मिश्रण जो है समांग विलयन है, तो ये विलयन का एक सबसे प्रमुख गुण है जिसको का ये है कि वो समांग होता है। और ऐसे तो मिलने के लिए मिश्रण भी है कि हम लोग जो है बालू पत्थर को मिला देते हैं, वो दोनों एक साथ मिल जाता है, मिक्सचर तो कहलाता है, लेकिन हम उसको विलयन नहीं कहेंगे क्योंकि उसके कण अलग अलग दिखते रहते हैं। तो यहाँ पर विलयन का सबसे प्रमुख गुण क्या हो गया? उसका समांग होना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारे स्क्रीन पर कि रेत के सूक्ष्म कण का जल में होना किसका उदाहरण है। तो रेत का जो सूक्ष्म कण है वो जब जल में रहता है तो वहाँ पर जल में रहने के कारण जो है उसके कण, रेत के जो कण हैं वह दिखते रहते हैं, तो इसलिए वो विलयन, कोलाइड या निलंबन किसका उदाहरण है। तो रेत के कण का जो जल में उपस्थित होना है वो एक यानी हम कह सकते हैं कि यह निलंबन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका दूसरे नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, तीसरा प्रश्न आ गया है हमारे स्क्रीन पर कि यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आएगा तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। हमारे स्क्रीन पर तीसरा नंबर सवाल है कि जल में अल्प विलय कौन है। इनमें से जो जल में कम घुलने वाला पदार्थ कौन सा है? स्टार्च है, नमक है, फिटकिरी है या फिर चीनी है। तो नमक और चीनी के बारे में तो हमें उदाहरण लेना ही नहीं है, क्योंकि ये जल में पूरी तरह घुल जाता है और हम लोग इसे रोज़ जो है देखते हैं, हमारे उपयोग में रोज़ है या। तो यहाँ पर तीसरा जो अब हम प्रश्न के लिए ऑप्शन बचते हैं स्टार्च और फिटकिरी, तो इसमें से जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि जल में अल्प विलय जो है वो स्टार्च है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है चौथा कि द्विअंगी यानी बाइनरी विलयन में कितने पदार्थ होते हैं। तो बाइनरी अंग्रेजी का शब्द है, बाई का अर्थ होता है दो, तो यहाँ पर द्विअंगी हिंदी में भी लिखा है। द्विअंगी विलयन जो भी होगा उसमें मतलब दो पदार्थों का वह विलयन होगा। ऑप्शन नंबर ए, चौथा नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है हमारे स्क्रीन पर कि चीनी के विलयन में चीनी की विलेयता किस बात पर निर्भर करती है। यानी चीनी किस विलयन में कितना अधिक मात्रा उसमें घुल पाएगी, यह बात इनमें से किस पर डिपेंड करती है। तो याद रखिएगा कि जो विलयन होता है यानी जो घोल है वो विलयन के नाम से जाना जाएगा। जो अपने अंदर पदार्थ को घुलाता है उसको विलय कहते हैं, और जो घुलता है वो विलायक कहलाता है। तो चीनी एक विलायक है और पानी विलेय है। तो चीनी की जो विलेयता है यानी घुलने की जो क्षमता है, अधिकतम चीनी जो घुल सकता है वह उस विलयन के तापक्रम पर डिपेंड करेगा। यानी अगर हम लोग विलयन का ताप बढ़ा देंगे तो उसके चीनी के घुलने की मात्रा जो है बढ़ जाएगी। इसीलिए देखिएगा कि हलवाई जो है जब ये तैयार करता है मिठाई के लिए या जलेबी बनाने के लिए, तो वहाँ पर वो क्या करता है कि पानी में जो चीनी घोलता है तो वह आग पर उसे गर्म करता है ताकि चीनी की जो अधिकतम मात्रा है वह वहाँ घुल सके। यही कारण है, तो हम ये कह सकते हैं कि चीनी की विलेयता जो है वो चीनी तापक्रम के बढ़ाने के कारण जो है बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल छठा है
कि चीनी का अणुसूत्र क्या है। सबसे इजी सवाल है, आप लोग बहुत आसानी से इसका जवाब कर सकते हैं। चीनी का जो अणुसूत्र है उससे पहले हम लोग एक एक करके जानते चलते हैं, लेकिन दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमसे पहले उत्तर कर पाते हैं तो आप कमेंट करके उत्तर ज़रूर बताइएगा, ताकि पता चल सके कि तैयारी किस लेवल की चल रही है। चीनी का अणुसूत्र है इनमें से, यहाँ पहला जो है वो NaCl है, जिसको सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, यह नमक का अणुसूत्र है। दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। तीसरा जो है यह ग्लूकोज किसका है, ग्लूकोज का अणुसूत्र है। और चौथा डी जो है यह हमारा चीनी का अणुसूत्र है। चीनी से टूट करके ग्लूकोज बनता है। दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। पहला है NaCl नमक, सोडियम क्लोराइड। दूसरा CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तीसरा है C6H12O6, यह ग्लूकोज के रूप में जाना जाता है। और फिर जो हमारा चौथा है C12H22O11, डी ऑप्शन चीनी का अणुसूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है हमारे स्क्रीन पर कि नमक और जल के वास्तविक विलयन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। जी हाँ, नमक और चीनी का जो वास्तविक विलयन है यह इसमें कौन सा कथन सत्य। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लोग जब विचार करेंगे कि नमक और जल का वास्तविक विलयन के संदर्भ में जो सही कथन क्या होगा, तो याद रखिएगा नमक और जल का जो वास्तविक विलयन है यह इसमें वास्तविक विलयन का उदाहरण है। इस कारण इसमें निलंबन के कण दिखते नहीं हैं, यानी पूरी तरह चीनी हो या नमक हो पानी में घुल जाता है, निलंबन का कण बाकी रहता तो फिर वो टिंडल, जैसे पानी में रेत की जो कण बाकी रहते हैं वहाँ निलंबन का कण वो बाकी रहता है, इसलिए वहाँ क्या करता है कि वह टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है पानी में अगर रेत घुला रहे तो। वहीं अगर पानी में चीनी या नमक घुला है तो यहाँ पर क्या होगा कि वो दिखने वाला कण है नहीं, यह वास्तविक विलयन हो गया, एक समांग विलयन के रूप में जो पूरी तरह से घुल गया। तो यह क्या होगा, पारदर्शक और अस्थायी होगा, यह टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगा। ना हम इसके कणों को देख सकते हैं, ना ही छान करके हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल 8 है कि जब तेज प्रकाश पुंज चौक, जिसे हम लोग बोर्ड पर पढ़ाने के क्रम में ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं चौक से, जो कि ये चूना पत्थर का बना रहता है तथा जल में निलंबन पर पड़ती है, तो यानी कह रहा है कि जब किसी पानी में चौक अगर घुला है तो वहाँ पर अगर निलंबन पड़ती है तो क्या होगा। तो ये 8वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि जब प्रकाश की किरण किसी पानी में अगर चौक घुला है और उस चौक पर पड़ती है तो वहाँ पर उस निलंबन के कण के कारण, यानी चौक जो पूरी तरह से घुलता नहीं है पानी में दिखता रहता है, उसके कारण जो है वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा कि प्रकाश जो है वो चारों तरफ फैल जाएगी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की जो घटना है यह यहाँ पर घटित होगी। जी हाँ, 8वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जनरल साइंस की तैयारी जो है एनक्यू स्टडी पर बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही इजीली तैयारी हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले आप तक अपडेट्स पहुंचे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और इससे पहले वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा। प्रश्न है कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन में जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो मैग्नीशियम को Mg को अगर हम लोग वायु की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते MgO प्राप्त करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg+O MgO। तो यहाँ पर यह जो घटना है यह एक प्रकार का ताप अपघटन अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है। तो अगर पदार्थ की परिभाषा ली जाए कि पदार्थ किसको कहते हैं, तो पदार्थ जो स्थान घेरता हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, तो वो पदार्थ के रूप में जाना जाता है। यानी पदार्थ
तीनों अवस्था में है। पदार्थ जो है वो ठोस अवस्था में भी है, पदार्थ जैसे धूल कण है, यह पदार्थ की ठोस अवस्था है। उसी प्रकार पदार्थ जो है द्रवीभूत अवस्था में है, जैसे द्रव अवस्था में जैसे जल है, और वायु जो है यह प्रकाश की गैसीय अवस्था है। तो यहाँ पर ये तीनों जो है जल, वायु और धूल कण ये पदार्थ हैं, लेकिन ऊष्मा जो है यह पदार्थ की अवस्था नहीं है, यानी यह ऊष्मा जो पदार्थ का गुण है कि स्थान घेरता है और उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, उसको फॉलो नहीं करता है। अर्थात 10वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे स्क्रीन पर। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन गलत कथन है। जी, जो तीन सही कथन है, लेकिन एक इनमें से गलत कथन है, और वही गलत कथन जो है सही जवाब है हमारे इस प्रश्न का। कह रहा है कि पदार्थ कणों का बना होता है, बिल्कुल सही जवाब है कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों का बना होता है। बी ऑप्शन है कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। जी हाँ, तो पदार्थ इतना छोटे छोटे कणों का बना होता है कि हम लोग उसको आंखों से नहीं देख पाते, उससे भी छोटे छोटे कणों का बना होता है, जिसको देखने के लिए हमने सूक्ष्मदर्शी का यानी माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है ये एकदम छोटे छोटे कणों का बना हुआ है कौन? पदार्थ। तीसरा है कि पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। तो जी हाँ, पदार्थ के जो छोटे छोटे कण हैं वो लगातार गतिशील रहते हैं, और पदार्थ के छोटे छोटे कण आपस में एक दूसरे से एक फोर्स, एक बल के द्वारा बंधे रहते हैं। उसको कहते हैं क्या चीज़? तो उसे कहते हैं अंतराअनुक आकर्षण बल। और जो जगह छोटी छोटी जगह होते हैं उसको कहा जाता है अंतराअनुक स्थान। लेकिन डी ऑप्शन जो है कि पदार्थ के कण स्थिर होते हैं, तो पदार्थ के कण स्थिर नहीं होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी गलत कथन है, इसलिए यह सबसे सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 जो गैस है, इसको द्रवीभूत कैसे किया जा सकता है? तो CO2 गैस को द्रवीभूत करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा कि हमको तापमान को घटा करना होगा और उसका प्रेशर यानी दाब को बढ़ाना होगा। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा कि ताप को घटा करके तथा दाब को बढ़ा करके हम लोग क्या कर सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गैसीय अवस्था से द्रवीभूत, जैसे हमारा LPG रहता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम, तो उसी प्रकार से उसको जो है लिक्विफाइड बनाने के लिए ताप घटाकर और दाब को बढ़ाकर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 है कि वाष्पन का वेग निर्भर करता है। वाष्पन का वेग किन बातों पर निर्भर करेगा? तो कितनी तेजी में किसी द्रव का वाष्पन हो रहा है, यानी द्रव जो है वो ये द्रव अवस्था से कितनी तेजी में गैसीय अवस्था में परिवर्तन कर रही है, यह किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो यह डिपेंड करता है कि जो वाष्पन की क्रिया हो रही है उस वक्त उसका तापमान कितना है, तो यानी ताप पर भी यह बात निर्भर करेगा। दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल है कि कितने क्षेत्रफल पर जो है वाष्पन की क्रिया हो रही है। और तीसरा है कि द्रव की प्रकृति है कि द्रव जो है वह किस प्रकार का है, उसका महत्तम घनत्व कितना है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है सही जवाब है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इनमें सभी पर वाष्पन का वेग क्या निर्भर करता है, इनमें से सभी पर वाष्पन का वेग निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से किसका अंतराअनुक बल सबसे मजबूत होगा। जी हाँ, तो अंतराअनुक बल जो है जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जल जो है ये द्रव अवस्था है, उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह गैसीय अवस्था है, लेकिन सोडियम क्लोराइड जो खाने का नमक है यह पदार्थ की ठोस अवस्था है। अर्थात 14वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सोडियम क्लोराइड NaCl जो है जो खाने का नमक के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, यह ठोस अवस्था में है, और ठोस अवस्था का जो अंतराअनुक बल होता है वह सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे स्क्रीन पर कि किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। जी हाँ, तो द्रव अवस्था से वाष्प की अवस्था में जो परिवर्तन है वाष्पन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार गैसीय अवस्था से जो है जैसे बादल का बनना है वो संघनन कहलाता है,
लेकिन द्रव से पानी का भाप बन के उड़ जाना, यह क्रिया वाष्पन की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी सबसे सही जवाब है। अगले प्रश्न है 16 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातित हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ऊर्ध्वपातित है क्या। तो याद रखिएगा, ऊर्ध्वपातित वैसी घटना को कहते हैं कि कोई पदार्थ, जो पदार्थ तीन अलग अलग अवस्थाएं हैं, भौतिक अवस्था जो है ठोस, द्रव और गैस का, उसमें से अगर बात करें हम लोग बर्फ़, जो पदार्थ की ठोस अवस्था है, और फिर वो जब हम लोग बर्फ़ को गर्म करते हैं तो वो जल यानी पदार्थ की द्रव अवस्था में आता है, फिर उसको और गर्म करते हैं तो वह गैसीय अवस्था में वाष्प यानी भाप बनकर उड़ता है। लेकिन इसमें अगर बात किया जाए कि जो पदार्थ की अवस्था है, ठोस अवस्था है, उसे गर्म किया जाए तो वह बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधा जो है गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो ये ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहलाती है कि ठोस से सीधा गैस हो जाना। उसी प्रकार जब उसको संघनित करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वह गैस से बिना द्रव बने हुए सीधा ठोस अवस्था में आ जाएगा, तो वो ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहलाएगी। ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया क्लोराइड जो है यह ऊर्ध्वपातित होने का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 17 नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है। तो पदार्थ जो स्थान अधिकृत करता है, जितना जगह वह लेता है, वह उसका द्रव्यमान घनत्व को नहीं बल्कि उसके आयतन को यानी उसके वॉल्यूम को, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे वॉल्यूम को, जो है वह प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी 17वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल 18 है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन स्केल में होता है। जी हाँ, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड कितना केल्विन के रूप में जाना जाएगा। तो इस 18वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही जवाब होगा वो क्या होगा। तो याद रखिए, हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या होता है, तो 273.15 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273.15 केल्विन होता है। इसमें 50 और ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0.15 तो रहेगा, 3 7, तो ये हो जाएगा 7 5 12 2 2 1 3 यानी 323.15 केल्विन। ऑप्शन नंबर ए 18वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही जवाब हो जाएगा। हम लोग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको कवर करा रहे हैं ताकि जो प्रश्न आपकी नज़र से गुजरे वो परीक्षा में आने पर आपसे वापस नहीं जाना चाहिए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सबसे पहले अपडेट मिलेगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक एक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिए। सवाल है कि जल है, पेट्रोल है, अल्कोहल है और ईथर है, इसमें वाष्पन के वेग का सही क्रम क्या होगा, यानी सबसे पहले कौन वाष्पित होगा, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन, और सबसे अंतिम में वाष्पन की क्रिया किसमें होगी। तो 19वां नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा कि सबसे पहले पेट्रोल, फिर अल्कोहल, फिर ईथर और सबसे आखिर में जो होगा वो जल, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है अगला हमारे पास 20वां नंबर प्रश्न है कि किसी द्रव का पर दाब बढ़ाने से उसका क्वथनांक में क्या परिवर्तन आएगा। तो किसी द्रव का अगर हम लोग दाब बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ाने के कारण उसके क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी इसका सबसे सही जवाब होगा। दोस्तों, हमने अभी 20 प्रश्न को विज्ञान से इसमें कवर किए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में 20 में 20 नंबर दिलाने के लिए उपयुक्त साबित होगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।